हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है, तीनों पार्ट्स। प्लीज़ आप वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं एक के बाद एक वीडियोस। और कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम आप मतलब आईएससी अभी स्टार्ट हुआ है 12th, मगर थोड़ा कोप अप करने में सिलेबस के साथ डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी आप लोग के कहने पे। आप लोग वो वीडियो देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि रूटीन के हिसाब से चला जाए। सैटरडे रिविजन्स के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी। फ़िलहाल के लिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। Electric resistance and Ohm's law. Electric current. Charge flowing per second in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit. I equals to Q by T. SI unit. Ampere. 1 ampere equals to 1 coulomb per second. Electric current is a scalar quantity. तो इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों क्या होते हैं? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मेरा कहने का मतलब था चार्ज एक जगह से एक सेकेंड में कितना फ्लो करता है उसे ही, उस मेजर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर Q is the charge, T is the time. अब SI unit, please pay attention in SI units because it is very much necessary for doing numericals. SI यूनिट इसका क्या है? एम्पियर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि सिंस एम्पियर इज़ ए साइंटिस्ट नेम, तो हम लोग जब एम्पियर फुल स्पेलिंग में लिखते हैं तो ये A स्मॉल होता है, और जब हम लोग सिर्फ एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैपिटल A होता है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। Coulomb is the SI unit of charge and second is the SI unit of time. Electric current is a scalar quantity. Now I am going to tell you what is scalar quantity. जैसा कि आप लोग 11 में पढ़े हैं, scalar quantities वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और क्वांटिटी भी होती है। So electric current is only a scalar quantity, means it only have amount of current. Okay, so let's start the second thing. Current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of conductor at that point. J equals to I by A. SI unit ampere per meter square. Dimensions AL to the power minus 2. Now current density, एक पॉइंट पे करंट जितना है उसका यूनिट एरिया से जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज़ करंट डेंसिटी, मीन्स अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट इन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय J। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ I बाय A, वेयर I इज़ द करंट, A इज़ द एरिया ऑफ द सब्सटेंस। SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ द SI यूनिट। यहाँ पे SI यूनिट करंट का एम्पियर है और एरिया का, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मीटर स्क्वायर। ये फिर हम बोल रहे हैं कैपिटल A बाई मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है A बाई एम स्क्वायर। डायमेंशंस जैसा कि हम लोग 11 में पढ़े हैं, डायमेंशंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 4 मेजर क्वांटिटीज से, जिसमें से सिर्फ हम लोग के पास अभी फ़िलहाल 2 है, एंड इट इज़ AL टू द पावर माइनस 2। Electric resistance. The ratio of potential difference to the current is called electric resistance of the conductor. Capital R equals to potential difference capital V by current I. SI unit ohm, dimensions ml square T to the power minus 3 A to the power minus 2. Now what is electric resistance? हम लोग जानते हैं कोई भी दो पॉइंट में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता तब तक करंट नहीं फ्लो करता। इसलिए जब हम लोग पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स में अप्लाई करते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस के अनुसार करंट फ्लो करता है किसी भी कनेक्टेड वायर में। उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R, दैट इज़ रेजिस्टेंस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ prevention, means it is the measure
जो भी सब्सटेंसेस पर हम लोग के तार में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं रहते जो कि करंट को लेकर के दौड़ते हैं, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स, एटम्स और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो वो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो हम लोग को कैसे पता चलता है? कैपिटल V/I से। इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ओके, एंड दैट इज़ रेजिस्टेंस। SI यूनिट इसका ओम है। और प्लीज़ लर्न द डायमेंशंस केयरफुली and note down these definitions as it is very important for the chapter. If there is no change in the physical state of a conductor such as temperature, then the ratio of potential difference applied at its end and current flowing through it is constant. V/I equals to R equals to constant. Now what is Ohm's law? यहाँ पे ओम्स लॉ हम लोग को बता रहा है कि जो भी हमारा जो कंडक्टर है उसका फिज़िकल कंडीशंस, कंडक्टर के सराउंडिंग्स में जो भी फिज़िकल कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उसकी एंड्स में अप्लाई किया गया है एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जितना अमाउंट ऑफ करंट उससे फ्लो कर रहा है उसका जो रेशियो है, इट मीन्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, एक सामान्य रहता है। V/I equals to R equals to constant. A conductor obeys Ohm's law if its V/I graph is linear, that is R is independent of V and I, V. Now जब V इंक्रीज कर रहा है, I इंक्रीज कर रहा है and we are getting a constant graph of R. This is what Ohm's law state. It is the graphical representation of Ohm's law. Okay friends? Mean free path. Average distance moved by a free electron between two successive collisions. Now what is mean free path? Average distance moved by a free electron. देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स, मैंने जैसा कि कहा था, कंडक्टर में मूव करता है उस टाइम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, प्रोटॉन्स और भी तरह के एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी उनके साथ रहते हैं वो उनके साथ कोलाइड करते रहते हैं। आई मीन टू से उनके साथ टकराना उनका चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस, जितना एवरेज डिस्टेंस मूव कर पाता है एक सब्सटेंस से, एक पार्टिकल से टकरा के और फिर दूसरे पार्टिकल से टकरा के, उसके बीच का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसका जो एवरेज करते हैं वही हमारा मीन फ्री पाथ है। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। यही जो दो टकराव के बीच में जो कि टाइम पीरियड लगता है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम? क्योंकि इस टाइम में इलेक्ट्रॉन बिना किसी से टकराए फ्रीली मूव आउट करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. Now derivation of drift velocity. Now you may ask what is drift velocity? So let's start. What is drift velocity? Drift velocity is an average velocity imparted to an electron when we apply a potential difference along the connected wire. Now what is drift velocity? Have you understand? It is the average velocity. Average velocity जो कि इलेक्ट्रॉन को उस दौरान मिलती है जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं मतलब सर्किट में. ओके, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक सडन सा ड्रिफ्टनेस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को. दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मेरा कि उसके उल्टा जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसी तरीके से. ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस आफ्टर ईच collision. Hence average thermal velocity of all electrons is 0. Thermal initial velocity equals to u1 u2 u3 ... देखिए, जब तक हम लोग की पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते सर्किट में तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, मगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता. वो एक दूसरे से टकराते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स से टकराते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं. जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दे फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ ड्रिफ्ट इम्पार्टेड टू देम. एंड सो द थर्मल इनिशियल वेलोसिटी, आई मीन टू से उसके जो पहले वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले वाला जो वेलोसिटी है वो u1 u2 u3 है. एंड दैट इज 0, एक्चुअली 0, क्योंकि इट इज़ नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन.
Total number of electrons, let it be capital N. Therefore, average drift velocity u1, u2 plus u3 plus dot 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 plus un by capital N equals to 0. Because all these are 0, so their numerical value will be 0, numerical additive value should be 0. It means there is no net motion of the free electron in any particular direction. If an imaginary plane be drawn through the middle, then the rate at which the electron pass through the plane from right to left is same at which they pass from left to right. The net rate remains 0. तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता वो लोग रफली उल्टा सीधा डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. लेकिन जब हम लोग उसको एक इमेजिनरी प्लेन द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि राइट टू लेफ्ट जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उतना ही लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है. तो नेट रेट क्या होता है? 0. But when we connect the ends of metallic wire to battery with potential difference V equals to EL is established which accelerate the motion of electron. जैसे ही हम लोग potential difference अप्लाई करते हैं वो एक तरह का acceleration प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को. Capital V potential difference equals to E into L, where E is the intensity, L is the length of the conductor. Now, why it is V equals to EL? I will explain you in electrostatics first chapter. Okay? Potential difference. अभी के लिए आप लोग ये याद रखिए कि V equals to EL. Okay? A equals to F by M हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, where F is force, M is mass. A acceleration equals to force by mass. Now force can be represented by E into capital E. ये भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि फोर्स को हम लोग चार्ज इंटू इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से फोर्स आता है. तो ये अभी आप लोग जान के रखिए, यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इंटेंसिटी बाय एम, वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ जैसा कि ये रिलेशन में मैंने लिखा था V इक्वल्स टू ई एल, सो E इक्वल्स टू V बाई एल, E इंटू कैपिटल V बाई एम एल. ओके, where E is charge of electron, V is the potential difference, M is the mass of electron, L is the length of the conductor. The potential difference provides a drift. V1 हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. उसी फॉर्मूला का मैंने यूज़ करके यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है. V1 equals to U1 plus 81, V2 equals to U2 plus 82, V3 equals to U3 plus 83, dot 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 for n times. So Vd, which is the average drift velocity, equals to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 plus Vn plus by n, equals to U1 plus 81 plus U2 plus 82 plus dot 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 Un plus 80n by capital N. In the same way, now we are going to डिवाइड मीन्स इन लोग को अलग कर देंगे हम लोग. तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है. U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN बाई कैपिटल N प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस TN बाई कैपिटल N और VD इक्वल्स टू A इंटू T. नाउ मैं आपको पहले ही दिखा दी थी कि U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बाई कैपिटल N इक्वल्स टू 0. तो इस जगह पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये जो एवरेज टाइम है उसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो VD इक्वल्स टू AT. नाउ व्हाट इज T? आई हैव एक्सप्लेन यू एंड दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, mobility of electrons. The mobility of free electron is numerically equal to magnitude of drift velocity imparted by a uniform electric field of strength 1 volt per meter. Vd equals to AT, but A equals to F by M equals to E into capital E by M. Therefore, Vd equals to E into capital E by M into T equals to ET by M into capital E. Now, what is mobility of free electron? Mobility of free electron is the numerically equal to the magnitude of drift velocity. मेरा कहने का मतलब है mobility of electron होता है कि it is numerically equal, means it is same as the drift velocity of electron in a uniform electric field. Uniform electric field means electric field जिसका quantity होगा, जिसका magnitude होगा 1 volt per meter. So now we have already derived the फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और तो हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं? VD इक्वल्स टू AT. मैंने ये डिराइव करके बताया था आप लोग को.
और जैसा कि हम लोग जानते हैं A equals to F by m, force by mass, acceleration equals to force by mass, equals to E into capital E by m, where E is the charge of electron, capital E is the intensity of electric field, m is the mass of electron. Therefore Vd equals to E into capital E by m. यहाँ पे हम लोग acceleration का फॉर्मूला लिख रहे हैं in terms of intensity and charge of electron into T. Okay? Et by capital M into E. Now Et by m equals to mu E. Mu E is what? Mobility of electron. Therefore mu E equals to Vd equals to mu E into capital E. Now I have said you that when E is constant, means when it is 1 volt per meter, then Vd equals to mu E. That is, mobility of free electron is numerically equal to the magnitude of drift velocity in a uniform electric field. Okay? Relation between drift velocity and electric current. We know I equals to Q by T. Now what is Q? It is the charge and T is the time. Now Q equals to total charge flowing. Now what is total charge? Total charge is number of electrons into volume of conductor into E is the charge of electron. Number of electrons and volume can be represented by area of cross section into distance, and distance can be represented by speed of electron into time. So we can say that Q equals to number of electron into area of cross section into speed of electron into time into E, where E is the charge of electron. So Q equals to NAVD into T into E, or Q equals to NAVD into E into T. I equals to NAVD into E into T by T. So I equals to NAVD into E. But J equals to I by A. What is J? It is current density. Current density equals to current by area. So current by area equals to NAVD into E by A. So A cancel out. So what is J? J is N into VD into E. Now I have told you that current density is a vector quantity. फ्रेंड्स, हम लोग को आईएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज़ राइट द फॉर्मूला इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वो टाइप का फॉर्मूलाज होता है जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ है करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विथ एन एरो. J vector equals to minus n into Vd vector into E. Now the question arises, why it is minus sign here? So minus sign indicates that electrons flows in direction opposite to that of current on the basis of drift velocity. Now what is Ohm's law? A equals to F by m, acceleration equals to force by mass equals to E into capital E by m. E is the charge of electron, capital E is the intensity of electron by mass. So E equals to E into V by ml, where E is the charge of electron, V is the potential difference, m is the mass of electron, L is the length of the conductor, and Vd equals to AT. Now we have read that drift velocity equals to acceleration into time. So I equals to NA into Vd into E. We have derived this. So drift velocity equals to I by NAE. Okay. So AT equals to I by NAE, or EV by ML into T equals to I by NAE. So capital V equals to ML NAE square into T by into I. Now if physical conditions like length of conductor, area of cross section and temperature, relaxation time T depends on temperature remains constant, then V is directly proportional to I, which is Ohm's law. Now, what I am trying to say is that we have derived a formula which contains V, which contains I, and all other quantities which are engaged with the substance, and when these quantities remains constant, I mean to say the physical conditions and these quantities remains constant, then we can get V is directly proportional to I.
सो फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसा टाइप का फॉर्मूला डिराइव किया है जिसमें v है, जिसमें I है, और सब जो सब चीज़ें हैं वो फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं. वो अगर कांस्टेंट रही तो हम लोग को क्या मिलता है? v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. नाउ व्हाट दिस स्टेट्स, यही तो मैंने कहा था ना, यही तो है ओहम्स लॉ. सो दिस इज द डिराइवेशन ऑफ ओहम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ drift velocity. Now this constant quantity is represented by our very known quality, and that is resistance. I have already taught you resistance, and so we have got a formula for resistance. And now what is resistance? It is mass of electron into length of conductor into number of electrons into area of cross section into charge of electron square into time. Now what is resistivity? Resistivity means rho. It is represented by rho. It is m by e square into t, and we have got our well-known formula, capital R equals to rho into L by A, where rho is the resistivity, L is the length of conductor by area of cross section. You may be asked about these derivations, so please friends read it by heart. Now potential difference equals to ml into I by Na e square into t, and V by L, we all know what is V by L, and it is well known intensity. M by Ne square into t is a type of constant. I by A is our current density. So we have got this formula. Now what is this? You know, it is the representation in vector form. E vector equals to rho into J vector. Friends, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, it is a very important question for your ISC. You may be asked about this, that how to represent E vector in the form of resistivity and current density. Okay, so please learn it, and in the vector representation form. Effect of temperature on resistivity. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करके बढ़ती है, घटती है, ये भी हम लोग को स्टडी करना चाहिए. और मेनली ये सब चीज़ें भी आज पूछी जा सकती है, जैसे कि 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था सेमीकंडक्टर्स को लेके. मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विथ इट. मेटल्स. When the temperature of metallic wire is raised, its electric resistance increases. Electric resistance temperature के साथ for metals increase करता है. As the temperature of the wire rises, the root mean square speed, VRMS of its free electron increases. जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है कोई भी सब्सटेंस का, तो उसके कारण एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनर्जी पाके मूव आउट करते हैं और ज़्यादा स्पीड में. सो द मीन फ्री पाथ VRMS is directly proportional to root T decreases because with rising temperature the amplitude of the vibrations of the positive ions of the metal increase and they further obstruct the path of free electrons. जैसा कि हम लोग जानते हैं each and every particle का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं. तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बढ़ता तो और जो सब्सटेंसेस का बढ़ता है वो लोग तो और भी ज़्यादा रेजिस्ट करते होंगे, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन डालते होंगे, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. हेंस द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इंक्रीजेस. दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, नाउ व्हाट इज इन द केस ऑफ alloys? Resistivity of alloys also increases with rise in temperature, same as we found in metals. And in case of semiconductors, it is very important. Please read out very carefully. Semiconductors. Resistivity of semiconductor decreases rapidly with rise in temperature. Because for these substances, the value of N, number of free electrons in unit volume, is very small compared to metals. मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेमीकंडक्टर्स किस तरह से बनते हैं. यही मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वो चैप्टर रीड कर लीजिएगा, उसी से आप लोग जान पाइएगा कि सेमीकंडक्टर्स की बनावट ही इस तरह से होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ क्वांटिटीज़ में होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. मीन्स कंडक्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इस कारण से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है.
तो with rise in temperature, number of free electrons, that is the value of n, goes on increasing and resistance goes on decreasing. जैसा कि हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब उन लोग का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उन लोग में डिफेक्ट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था. इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं. इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस उन लोग का डिक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करेंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. ओके, तो रेजिस्टेंस उन लोग का टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिक्रीज़ हो जाता है. Although in these substances also the relaxation time decreases with rise in temperature, but increase in value of n is larger. Number of electrons ज़्यादा होते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज़ होने से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. Electrolytes. Resistivity of electrolytes also decreases with rise in temperature because the viscosity of electrolytes decreases, so the ions get more freedom to move inside the electrolyte. हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में भी जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मोल्टन या एक्वस स्टेट में जो आयंस फ्लो करते हैं, जो आयंस अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ना, तो इस सब्सटेंस का विस्कोसिटी, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इंक्रीजेस, फॉर विच with the temperature these ions move with a rapid speed. इसलिए वो लोग ज़्यादा करंट कैरी आउट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स? ओके. सो फ्रेंड्स, दिस वाज करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ फर्स्ट पार्ट. आप लोग जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग वो सब चीज़ अपने बुक से, चैप्टर से पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना भी एग्जाम्पल्स होगा ना उसको भी स्टडी करते रहिएगा. ये सब चीज़ अगर आप लोग रेगुलरली करेंगे ना तो ही आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. सिर्फ क्लासेस लेने से ना आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे अच्छे से. सो आप लोग अच्छे से पढ़िए, थॉरली पढ़िए, अपना बुक पढ़िए और क्लासेस देखते रहिए. अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. ओके, सो लेट्स गो फॉर टुडे. आप लोग पढ़िए, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी आप लोग की हेल्प के लिए. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल कथा.